मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच है क्या? मांग की कीमत लोच अर्थात मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बीच का जो अनुपात है वो मांग की कीमत लोच कहलाता है। मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। यदि कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है, उस वस्तु की मांग में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होता है, इनके बीच का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? मांग की कीमत लोच कहलाता है। क्या कहलाता है? मांग की कीमत लोच। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन के बीच का अनुपात मांग की कीमत लोच कहलाता है। मांग की कीमत लोच कहलाता है। मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने की विधि दो विधि है, एक है अनुपातिक या प्रतिशत विधि, दूसरा है ज्यामितिक विधि। एक तीसरी विधि भी है जो कुल व्यय विधि है। तीसरी विधि है जिसका नाम कुल व्यय विधि है। पहला है अनुपातिक या प्रतिशत विधि, जिसमें मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बड़े में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का जो अनुपात है के द्वारा निकाला जाता है। इसका एक दूसरा रूप है ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू, एक फार्मूला है, इसके द्वारा निकाला जाता है। ज्यामितिक विधि में ग्राफ पर दर्शा करके क्या किया जाता है? निकाला जाता है। और एक है मांग की कीमत लोच तथा कुल व्यय विधि। मांग की कीमत लोच तथा कुल व्यय विधि, इसके अंदर तीन तरीके से मांग की कीमत लोच को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है तीन तरीके से। एक होता है ईडी बराबर में 1, एक होता है ईडी बराबर 1 और एक होता है ईडी ग्रेटर देन 1 यानी मांग की लोच इकाई से अधिक, और एक होता है ईडी लेस देन 1 मांग की लोच इकाई से कम। ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1 और ईडी इक्वल टू 1 यानी मांग की लोच इकाई के बराबर, मांग की लोच इकाई से कम, मांग की लोच इकाई से अधिक। ये तीन स्थिति। तो मांग की लोच इकाई के बराबर कब होता है? अर्थात हम ये किसके द्वारा समझेंगे? मांग की कीमत लोच का संबंध किसके द्वारा? कुल व्यय के द्वारा। मांग की लोच इकाई के बराबर तब होता है जब कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन ही ना हो। कीमत चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कुल व्यय अपनी जगह पर क्या है? स्थिर है। जैसे कल्पना कीजिए जब वस्तु की कीमत 2 रुपये थी तो उपभोक्ता उस पर 8 रुपये खर्च करता था। आज कीमत बढ़ करके या घट करके 1 रुपये हो गई तो भी उपभोक्ता उस पर 8 रुपये ही क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। या कीमत बढ़ करके 4 रुपये हो गई तो भी उपभोक्ता उस पर 8 रुपये ही क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो ये वो स्थिति होती है जहाँ मांग की लोच इकाई की क्या होती है? बराबर होती है, जिसमें कीमत के घटने या बढ़ने पर कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मांग की लोच इकाई की क्या होती है? बराबर होती है। मांग की लोच इकाई के बराबर कब होती है? जब कीमत के घटने या बढ़ने से कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है मांग की लोच इकाई से अधिक। मांग की लोच इकाई से अधिक तब होती है जब कीमत और कुल व्यय के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात कीमत कम हो तो कुल व्यय क्या हो जाए? बढ़ जाए, और कीमत बढ़ जाए तो कुल व्यय क्या हो जाए? घट जाए। जैसे कि जब कीमत 2 रुपये थी तो कुल व्यय 8 रुपये था, कीमत घटकर 1 रुपया हुआ, कुल व्यय बढ़ करके 10 रुपये हो गया, यानी कीमत घटी, कुल व्यय बढ़ा। जब कीमत और कुल व्यय के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होता है। एक होता है मांग की लोच इकाई से कम। यह उस स्थिति है जहां पर कीमत और कुल व्यय के बीच में धनात्मक संबंध होता है। अर्थात कीमत जब घटेगी तो कुल व्यय भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कीमत और कुल व्यय के बीच में जब धनात्मक संबंध होता है तो मांग की लोच इकाई से क्या होती है? कम होती है। तो हमने ये सीखा मांग की कीमत लोच और कुल व्यय में संबंध। इसके अंदर तीन स्थितियाँ सीखी। तीन स्थितियाँ क्या सीखी? मांग की लोच इकाई के बराबर, मांग की लोच इकाई से अधिक, मांग की लोच इकाई से कम। मांग की लोच इकाई के बराबर, मांग की लोच इकाई से अधिक, मांग की लोच इकाई से कम। जिसमें मांग की लोच इकाई के बराबर तब होता है जब कीमत के घटने या बढ़ने पर कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मांग की लोच इकाई से अधिक तब होता है जब कीमत कम हो, कुल व्यय क्या हो जाए? बढ़ जाए, या फिर कीमत बढ़ जाए, कुल व्यय घट जाए। मांग की लोच इकाई से कम तब होता है जब कीमत घटे तो कुल व्यय भी घट जाए, कीमत बढ़े तो कुल व्यय भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो मांग की लोच इकाई से कम होता है। यह है मांग की कीमत लोच तथा कुल व्यय में संबंध। आगे है मांग की कीमत लोच की कोटियाँ।
मांग की कीमत लोच की कोटियाँ यानी कैटेगरी। मांग की कीमत लोच की कितनी कैटेगरी है? पहला स्थिति, पहली कैटेगरी पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग वह स्थिति होती है जहाँ पर मांग की जो मांग पूर्णतया लोचदार मांग वक्र जो बनता है वो एक्स अक्ष के समानांतर बनता है। अर्थात इसका मतलब है कि प्रचलित कीमत पर मांग अनंत होती है, यानी जब तक कीमत स्थिर रहती है मांग क्या होती है? अनंत होती है, घटती और बढ़ती रहती है। और जैसे ही कीमत बढ़ती है मांग शून्य हो जाती है। तो पूर्णतया लोचदार वह स्थिति है जहां पर प्रचलित कीमत पर मांग अनंत है, जो कीमत चल रही है उस पर मांग क्या अनंत है, मांग घट बढ़ रही है। परंतु यदि जैसे ही कीमत क्या होती है? बढ़ती है। जैसे ही कीमत क्या होती है? बढ़ती है, मांग शून्य हो जाती है। ये पूर्णतया लोचदार स्थिति होती है। इसके अंदर आती हैं विलासिता की वस्तुएं जो शौक के लिए क्या की जाती हैं? खरीदी जाती हैं। विलासिता की वस्तुएं जैसे ब्यूटी पार्लर के सामान होते हैं, शौक के लिए जो खरीदा जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है, फिर अगला पॉइंट पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार, इससे पहले वाला पढ़ा हमने पूर्णतया लोचदार, जहाँ प्रचलित कीमत पर मांग क्या है? अनंत है, कीमत के बढ़ने पर मांग शून्य हो जाती है। अगला है पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार क्या होती है? यहाँ पर कीमत के घटने या बढ़ने से मांग पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। कीमत कितनी भी घट जाए, कीमत कितनी भी बढ़ जाए, मांग अपनी जगह पर स्थिर रहेगी। नमक की मांग, नमक की मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है। क्यों पूर्णतया बेलोचदार होती है? कीमत के कम होने पर क्या हम दाल में 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल के खाएंगे क्योंकि सस्ता हो गया? ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या कीमत क्या हो जाए? बढ़ जाए, दाल में हमें 1 चम्मच की जरूरत है तो आधा चम्मच डालेंगे क्योंकि महंगा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। हम स्वादानुसार उसका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। यानी नमक की मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है क्योंकि नमक की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नमक की मांग पूर्णतया बेलोचदार। अगला है इकाई लोचदार मांग, दूसरा इकाई से अधिक लोचदार मांग, तीसरा इकाई से कम लोचदार मांग, जो अभी मैंने क्या किया बताया तुम्हें कुलबे के द्वारा। तो मांग की कीमत लोच की 5 कैटेगरी हैं, 5 कोटियाँ हैं। पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग। आगे है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे घटक, ऐसे कारक, ऐसे तत्व जो मांग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक, घटक, तत्व क्या है? मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक, घटक, तत्व क्या है? पहला है वस्तु की प्रकृति। वस्तुएं 2 प्रकार की, एक अनिवार्य वस्तु और एक विलासिता की वस्तु। तो जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उनकी मांग बेलोचदार होती है, अर्थात उसकी कीमत के घटने या बढ़ने पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता उसे खरीदेगा, जैसे मौसमी सब्जियाँ होंगी, कॉपी के पेन किताब हो गया, इसे कहते हैं। और जिनकी प्रकृति विलासिता की होती है उनकी मांग क्या होती है? लोचदार होती है। कीमत की घटने या बढ़ने पर उस पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धि। जिन वस्तुओं का मार्केट में प्रतिस्थापन उपलब्ध है, जिन वस्तुओं का मार्केट में प्रतिस्थापन उपलब्ध है उनकी मांग लोचदार होती है क्योंकि उनकी कीमत में परिवर्तन होने से उसका सब्स्टिट्यूट क्या कर लिया जाता है? यूज कर लिया जाता है। यानी कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होगा। और जिन वस्तुओं का मार्केट में प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है उनकी मांग बेलोचदार होती है। जैसे नमक की मांग, नमक क्या कोई वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध है मार्केट में? नहीं। नमक की कीमत कितनी भी घट बढ़ जाए हम नमक की क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो जिन वस्तुओं का मार्केट में प्रतिस्थापन उपलब्ध है उन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। जिन वस्तुओं का मार्केट में प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। उपयोग में विविधता। जिन वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग होते हैं उन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, जैसे दूध हो गया, बिजली हो गया, इन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। इनकी कीमत में परिवर्तन होने से मांग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जिन वस्तुओं का विभिन्न उपयोग नहीं होता, केवल एक ही उपयोग होते हैं, उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। अगला पॉइंट आता है उपभोग का स्थगन। उपभोग का स्थगन। जिन वस्तुओं के उपभोग को हम भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं? टाल सकते हैं, उन वस्तुओं की मांग लोचदार है। जैसे आपने मकान बनवाना, मकान बनवाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? भविष्य के लिए क्या कर देंगे? टाल देंगे। इसकी मांग क्या हो जाएगी? लोचदार। और जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए टाला नहीं जा सकता उन वस्तुओं की मांग होती है बेलोचदार। उन वस्तुओं की मांग क्या होती है? बेलोचदार। जैसे एग्जाम देना है, एग्जाम कुछ भी हो, आपकी तैयारी हो या ना हो, आपको देना पड़ेगा। क्रेता की आय का स्तर, अगर क्रेता अमीर वर्ग का है
तो उसके पास ढेर सारा पैसा है, तो उसकी कीमत के घटने या बढ़ने पर वस्तु की मांग पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए वस्तु की मांग क्या रहेगी, बेरोजगार, वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और जो गरीब वर्ग का क्रेता है, यदि गरीब वर्ग का क्रेता है तो उसकी मांग लोचदार होगी। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पैसा कम है, तो कीमत में वृद्धि या कमी होगी तो उसके मांग में भी क्या होगा, वृद्धि या कमी, परिवर्तन होगा। उपभोक्ता की आदत, अगला पॉइंट क्या है, उपभोक्ता की आदत। जिन वस्तुओं की उपभोक्ताओं को आदत लग जाता है उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। कीमत कितना भी घट बढ़ जाए, उपभोक्ता उसे खरीदेगा और यूज करेगा ही करेगा। उन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है। जिन वस्तुओं की उपभोक्ताओं को आदत लग जाती है उन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बेरोजगार। वैसे आदत किसी भी चीज़ की हो वो बुरा ही होता है, अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। जिन वस्तुओं की उपभोक्ताओं को आदत लग जाती है उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होता है, और जिन वस्तुओं की उपभोक्ताओं को आदत नहीं है उन वस्तुओं की मांग लोचदार होता है। किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाले आय का अनुपात, अगला पॉइंट है, किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का छोटा सा भाग करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, टंग क्लीनर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ब्लेड हो गया, इन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का छोटा छोटा सा भाग क्या करता है, खर्च करता है। इन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है। और जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा सा भाग खर्च करता है, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, इन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, क्योंकि इनकी कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होगा। तो जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का छोटा सा भाग खर्च करता है उन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है, और जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा सा भाग खर्च करता है उन वस्तुओं की मांग क्या होती है, लोचदार होती है। वस्तुओं की मांग क्या होती है, लोचदार होती है। अगला पॉइंट आता है कीमत स्तर। कीमत के उच्च स्तर पर मांग लोचदार होती है, क्योंकि जब महंगा होता है तो लोग खरीदते भी हैं, नहीं खरीदते। जब कीमत क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, निम्न स्तर पर लोग खरीद लेते, बोलते सस्ता ही तो है, खरीद लेते हैं, तो मांग क्या हो जाती है, बेरोजगार। यानी सस्ते होने पर, चीप होने पर मांग क्या हो जाती है, बेरोजगार, और महंगा होने पर मांग क्या हो जाती है, लोचदार हो जाती है। समय अवधि, समय अवधि मांग की कीमत लोच को कैसे प्रभावित करती है। यदि समय छोटा सा टाइम है, शॉर्ट टर्म, तो यहाँ मांग बेरोजगार होगी। जैसे कल्पना कीजिए आप कहीं पर घूमने के लिए गए, अब वहाँ पर जिन वस्तुओं की आपको ज़रूरत पड़ेगी, 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप घूमने के लिए गए कहीं पर, 4-5 दिन के लिए, तो जिन वस्तुओं की आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर जिस कीमत पर भी मिल रहा होगा आप उसे खरीदेंगे, क्योंकि आपको नीड है, छोटे से टाइम के लिए नीड है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए गए तो गैस जब सस्ता हो जाएगा तब क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे। तो समय की छोटी सी अवधि में मांग क्या होगी, बेरोजगार होगी, और लॉन्ग टर्म में क्या होगी, मांग क्या होगी, लोचदार। ये मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंदर पहला पॉइंट क्या है, वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति। दूसरा पॉइंट प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। तीसरा पॉइंट उपयोग में विविधता, तीसरा पॉइंट उपयोग में विविधता। चौथा पॉइंट उपभोग का स्थगन, चौथा पॉइंट क्या, उपभोग का स्थगन। पांचवा पॉइंट क्रेता की आय का स्तर, क्रेता की आय का स्तर, उपभोक्ता की आदत। छठा पॉइंट उपभोक्ता की आदत, किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। सातवां पॉइंट किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। आठवां पॉइंट कीमत स्तर, आठवां पॉइंट कीमत स्तर। नौवां पॉइंट समय होगी, नौवां पॉइंट समय। तो हमने पढ़ा मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार रिपीट कर लेते हैं। वस्तु की प्रकृति, दो प्रकार की, विलासिता और अनिवार्य। अनिवार्य वस्तुओं की प्रकृति बेरोजगार होती है, विलासिता की वस्तुओं की प्रकृति लोचदार होती है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, जिन वस्तुओं का मार्केट में प्रतिस्थापन उपलब्ध है उनकी मांग लोचदार, जिनका नहीं उपलब्ध है उनकी मांग बेरोजगार। उपयोग में विविधता, जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, और जिन वस्तुओं के कम प्रयोग होते हैं उन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है। उपभोग का स्थगन, जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए टाला जा सकता है उनकी मांग लोचदार होती है, और जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए टाला नहीं जा सकता है उनकी मांग बेरोजगार होती है। उपभोक्ता की आदत, जिन वस्तुओं की उपभोक्ताओं को आदत लग जाती है, जिन वस्तुओं की उपभोक्ताओं को आदत लग जाती है उन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है, और जिन वस्तुओं की उपभोक्ताओं को आदत नहीं लगती उन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। क्रेता की आय का स्तर, यदि अमीर वर्ग का क्रेता है तो उसकी मांग बेरोजगार होती है, और यदि गरीब वर्ग का क्रेता है तो उसकी मांग लोचदार होती है। किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात, जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा सा भाग खर्च करेगा उस वस्तु की मांग लोचदार होती है, और जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का छोटा सा भाग खर्च करेगा उन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है।
कीमत स्तर, कीमत के उच्च स्तर पर मांग लोचदार होती है और निम्न स्तर पर मांग बेलोचदार होती है। समय अवधि, समय की छोटी सी अवधि में मांग बेलोचदार होती है और समय की बड़ी सी अवधि में मांग लोचदार होती है। तो यह है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। इस अध्याय के अंदर हमने पढ़ा मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की विधि, मांग की कीमत लोच की कोटियाँ, मांग की कीमत लोच तथा कुल व्यय विधि में संबंध, कुल व्यय में संबंध, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक।